एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज के वीडियो में 12th क्लास के समाजशास्त्र सब्जेक्ट के छात्रों के लिए चैप्टर 8 संरचनात्मक परिवर्तन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य किस प्रक्रिया के उदय से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं? पूंजीवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद या भाषावाद? और इसका उत्तर है राष्ट्रवाद। नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित हैं, क्योंकि जब लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना पनपती है तो ही नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य का उदय होता है और वो दूसरे जो भी उनके ऊपर शासन कर रहा होता है उसे उस शासन की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, भारत में औपनिवेशिक सरकार ने ब्रिटिश पूंजीवाद के विस्तार के लिए किस क्षेत्र में कानून बनाए? पूंजीवाद या ब्रिटिश पूंजीवाद, पूंजीवाद यह व्यवस्था है जिसमें अधिकाधिक लाभ के लिए कार्य किया जाता है। तो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए क्या क्या कानून बनाए, किस क्षेत्र में कानून बनाए? भू स्वामित्व संबंधी कानून, उत्पादन एवं वितरण संबंधी कानून, वन संबंधी कानून या उपरोक्त सभी? और इसका उत्तर है उपरोक्त सभी क्षेत्रों के लिए अंग्रेजों द्वारा कानून बनाए गए थे ताकि वो भारतीय उपमहाद्वीप का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। प्रश्न नंबर 3 देखिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और ब्रिटेन ही सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हुआ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत के कौन से 2 प्राचीन औद्योगिक नगरों का औद्योगिक क्षरण हुआ? औद्योगिक क्षरण का मतलब पहले इन शहरों का या प्राचीन नगरों का बहुत ही अधिक औद्योगिक महत्व था, अनेक उद्योग इनमें स्थापित थे, लेकिन धीरे धीरे इन क्षेत्रों में उद्योगों का खात्मा होना शुरू हुआ। तो वो ऐसे कौन से शहर थे? बम्बई या मद्रास, सूरत और मसूलीपट्टनम, मेरठ और इलाहाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है सूरत और मसूलीपट्टनम। ये पहले बहुत ही उन्नत औद्योगिक नगर थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे ये नगर हाशिए पर जाने शुरू हो गए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, औपनिवेशिक काल में कौन से शहर से कहवा, चीनी, नील इत्यादि ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या गोविंदपुर? और इसका सही आंसर है चेन्नई। चेन्नई से कहवा, चीनी, नील और कपास भी ब्रिटेन को निर्यात की जाती थी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 1690 में कोलकाता शहर का संस्थापक कौन था? या कोलकाता शहर कब बसा, कब शुरू हुआ? कोलकाता शहर का इतिहास कितना पुराना है? तो ये 1690 में कोलकाता की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? जॉन विलियम, जॉब चारनाक, कालीचरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है जॉब चारनाक। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत में चाय उद्योगों की शुरुआत कब हुई? 1848 में, 1851 में, 1855 में या 1900 में? और इसका सही आंसर है 1851 में। अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर चाय उद्योग की शुरुआत की गई और चाय बागानों के मालिक भी अंग्रेज ही हुआ करते थे और ये इसकी शुरुआत असम में हुई। असम में काम करने के लिए लेबर को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इत्यादि राज्यों से ले जाया गया, जहाँ के वनवासी अब जो हैं विस्थापित हो चुके थे, क्योंकि उनके वनों को अंग्रेजों ने अधिग्रहित कर लिया था या उनके लिए ऐसे कानून बना दिए थे कि वहाँ पर वनवासियों का वनों में रहना मुश्किल हो गया था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, गांव के नगरों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औद्योगिकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण या धन निरपेक्षीकरण? बहुत आसान आंसर है इसका। नगरों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया नगरीकरण। जब गांवों में नगरों जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, गांव नगरों की विशेषताएं ग्रहण करने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1948, 1949, 1950 या 1960?
योजना आयोग क्या था? योजना आयोग वह संस्था थी जो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए उत्तरदायी थी, अर्थात अगले 5 वर्षों के अंदर देश के लिए कौन कौन सा विकास होना है और किस किस विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, परिवहन को, शिक्षा को, अर्थात इसको तय करने वाली जो संस्था थी वो योजना आयोग थी। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। प्रश्न नंबर 10 देखिए, MSA राव के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नगरीकरण का प्रभाव है? गांव से नगरों की ओर गमन, गांव का अधिग्रहण, महानगरों का विकास या उपरोक्त सभी। और ये सभी नगरीकरण के प्रभाव हैं। जब नगरीकरण होने लगता है तो लोग गांव से शहरों की ओर रोजगार के लिए आ जाते हैं, और जिस गांव में उद्योगों की स्थापना होनी होती है उन गांवों का अधिग्रहण सरकार के द्वारा कर लिया जाता है, और उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, आसपास के गांव भी, उन गांव में नगरीय विशेषता यानी शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह महानगरों का भी विकास होता है। छोटा सा एक नगर धीरे धीरे करके एक विशाल महानगर का रूप लेना शुरू कर देता है। आसपास के सभी गांव शहर में धीरे धीरे समाहित होते चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है? संरचनात्मक परिवर्तन अर्थात लोगों के रहने के स्थान में परिवर्तन और उनके कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। ये सामाजिक संबंधों के साथ गहराई से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है। उद्योगीकरण व नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण या संस्कृतिकरण। इसका सही आंसर है उद्योगीकरण व नगरीकरण। उद्योगीकरण व नगरीकरण में लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं, अर्थात उनके रहने के स्थान में परिवर्तन होता है, और कृषि कार्य को छोड़कर उद्योगों में काम करना शुरू कर देते हैं, अर्थात उनके कार्य करने के तरीकों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो सही आंसर उद्योगीकरण व नगरीकरण संरचनात्मक प्रक्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान परंपरागत भारतीय नगरों के पतन का क्या कारण था? परंपरागत भारतीय नगरों के पतन का क्या कारण था? तो आपने ऊपर 2 ऐसे नगर पढ़े हैं जिनका अंग्रेजों के आने के बाद पतन हुआ, सूरत और मसूलीपट्टनम। इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे अनेक शहर थे जिनका अंग्रेजों के आने के बाद पतन हुआ। उसके क्या कारण थे? मशीनीकरण और इससे उत्पन्न प्रतिस्पर्धा, नवाबों और राजाओं का अंत, भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि की ओर मोड़ देना, या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से भारतीय जो नगर थे, परंपरागत जो नगर थे, वो धीरे धीरे करके पतन की ओर जा रहे थे। प्रश्न नंबर 13 देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ के उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति, विद्युत व स्टीम द्वारा संचालित मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्या कहलाती है? अर्थात दूसरे शब्दों में, जब उत्पादन हाथों के बजाय मशीन से और घरों के बजाय कारखानों में होने लगता है और उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उद्योगीकरण, विऔद्योगीकरण, नगरीकरण या संस्कृतिकरण। और इसका सही उत्तर है औद्योगिकरण। प्रश्न नंबर 14, अंग्रेजी शासन के दौरान उभरा नया औद्योगिक समुद्र तटीय शहर कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या उपरोक्त सभी? और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही शहर औपनिवेशिक काल में, अर्थात अंग्रेजों के आने के बाद औद्योगिक नगरों के रूप में विकसित हुए, और ये तीनों ही समुद्र तटीय शहर हैं और तीनों ही बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा योजना समिति का गठन कब किया गया था? 1901 में, 1935 में, 1938 में या 1950 में? और इसका सही आंसर है 1938 में। 1938 में कांग्रेस के द्वारा योजना समिति गठित किया गया था। प्रश्न नंबर 16, रहने और कार्य करने की प्रणालियों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संरचनात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है संरचनात्मक परिवर्तन। रहने और कार्य प्रणालियों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संरचनात्मक
परिवर्तन, संयुक्त परिवारों का एकाकी परिवारों में टूटना संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। भारत में उपनिवेशवाद कब समाप्त हुआ? 1945 में, 1947 में, 1950 में या 1952 में? और इसका सही उत्तर है 1947 में। भारत के आज़ाद होने के साथ ही भारत में उपनिवेशवाद समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, असम लेबर एंड इमिग्रेशन एक्ट कब बना? 1900, 1901, 1902 या 1903? इसका आंसर है 1901, असम लेबर एंड इमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो असम के बागानों में काम करने वाली लेबर थी, उनका शोषण किया जाता था और इन एक्ट के द्वारा बागान मालिकों को अनेक विशेषाधिकार दे दिए गए थे ताकि लेबर वहाँ से अपनी मर्जी से बाहर ना आ सके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आधुनिक और समृद्धिशील भारत की बुनियाद हैं। कौन सी क्या बुनियाद है? आधुनिक और समृद्धिशील भारत की बुनियाद क्या हैं? कौन सी चीज़ें हैं? लोहा इस्पात उत्पादक उद्योग, विशाल बांध परियोजनाएं, विद्युत शक्ति केंद्र या उपरोक्त सभी? और इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की नींव होता है और विशाल बांध परियोजनाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए पानी भी मिल जाता है और बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए विद्युत शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। और विद्युत शक्ति केंद्र, सिर्फ बांधों से ही विद्युत शक्ति का निर्माण नहीं होता है, बल्कि परमाणु ऊर्जा, कोयला इत्यादि से भी विद्युत का निर्माण होता है या उसका उत्पादन होता है। तो आधुनिक और समृद्धिशील भारत की बुनियाद है लोहा इस्पात उद्योग, विशाल बांध परियोजनाएं, विद्युत शक्ति केंद्र। बांध परियोजनाओं को नेहरू ने भारत के मंदिर भी कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का सबसे बड़ा शहर था? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुंबई, मैनचेस्टर, लंदन या रोम? और इसका सही आंसर है लंदन। लंदन बहुत ही बड़ा जो है विशाल शहर था सबसे पहले, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ और लंदन ब्रिटेन की राजधानी थी, तो लोग जो हैं उद्योगों में काम करने के लिए लंदन आने शुरू हुए और धीरे धीरे ये शहर जो है फैलता चला गया। उस समय इसकी आबादी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग 7 करोड़ थी। ये थे बच्चों इस लेसन के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। एग्ज़ाम में इनमें से ही आपके क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।